क्लास 12 फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। अब ये जो वर्ड है ऑप्टिक्स, ये तो आपने कहीं ना कहीं पर सुना ही होगा। क्या होता है भाई? तो कि स्टडी ऑफ लाइट। लाइट का जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था वो भी बेसिकली लाइट यानी कि ऑप्टिक्स के ऊपर ही बेस्ड था। अब यहाँ पर ऑप्टिक्स के आगे भी कुछ लिखा हुआ है, देखिए क्या है? वेव। तो वेव के बारे में अभी तक आप कहीं ना कहीं पर तो स्टडी कर ही चुके होंगे। कुछ इस तरह के वेव्स होते हैं, ठीक है। अब अभी तक हम क्या मानते थे कि लाइट है वो कैसी होती है? तो कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन जैसी, एक रे जैसी लाइट होती है। कैसी? लाइट जो है वो एक ऐसी रे टाइप की होती है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि लाइट है वो एक वेव के फॉर्म में होती है, वो एक वेव के जैसे बिहेव करती है। यस, तो इस चैप्टर के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि किस तरह से जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में बिहेव करती है, और इसके ऊपर से कुछ फिनोमेना जो है वो प्रूव करने वाले हैं। अब वेव ऑप्टिक्स यानी कि लाइट का जो वेव फिनोमिना है वो हम इसमें स्टडी करते हैं, इसलिए हमने इस चैप्टर को नाम दिया है वेव ऑप्टिक्स। अब देखिए, वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको उसके पीछे की कुछ हिस्ट्री, उसके पीछे का कुछ बैकग्राउंड जो है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब साइंटिस्टों को लाइट के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। उन्होंने जस्ट स्टार्ट किया था लाइट के ऊपर रिसर्च करना, लाइट को समझना कि ये लाइट बेसिकली है क्या भाई। तो एक तो इंट्रोडक्शन में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से ये वेव थियरी है वो हमने बनाई, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और उसके ऊपर से कौन कौन से फिनोमेना हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। इसके ऊपर से, इंट्रोडक्शन के ऊपर से आपको एक तो ये भी सीखने को मिलेगा कि किस तरह से कोई भी थियरी, चाहे वो फिजिक्स में हो या तो फिर कोई भी सब्जेक्ट में हो, किस तरह से कोई भी थियरी धीरे धीरे इवोल्व होके, धीरे धीरे मॉडिफाई होके बनती है और हमें फाइनली कोई थियरी प्रॉपर मिलती है। देखिए क्या होता है बेसिकली, नेचर का कोई भी जो फिनोमिना होता है उसको समझाने के लिए कि उसको होने के पीछे का रीज़न क्या है, वो समझाने के लिए कोई साइंटिस्ट आके अपनी बात रखता है, अपनी थियरी रखता है। फिर कोई दूसरा साइंटिस्ट आता है, वो आकर बताता है कि पहले साइंटिस्ट ने जो बात की थी उसमें ये गलतियाँ है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। फिर कोई थर्ड साइंटिस्ट आता है, वो बोलता है कि भाई नहीं, उसने जो बात की सेकंड साइंटिस्ट ने उसमें एक गलती है, उसका जो इक्वेशन है वो उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होते होते हमको फाइनली कोई ऐसी थियरी प्रॉपर मिलती है जो कि प्रॉपरली वो जो फिनोमिना होता है, नेचुरल फिनोमिना, उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सके। उसी तरह से यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स में भी क्या हुआ, देखिए शुरुआत हुई इसकी 1637 के आसपास, जब डेस्करेट नाम के एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक थियरी, एक लाइट का एक मॉडल दिया, उसको नाम दिया उसने कॉर्पस्क्यूलर मॉडल ऑफ लाइट। अब एक्चुअली में हुआ क्या कि उन्होंने दी थी 1637 के अंदर, लेकिन उसके थोड़े साल के बाद 1672 में हमारे सर आइजैक न्यूटन, नाम तो सुना ही होगा, बहुत बड़ा नाम है, तो हमारे न्यूटन दादा ने एक बुक पब्लिश की थी, उसका नाम था ऑप्टिक्स। उसकी बुक का नाम था ऑप्टिक्स। तो उस ऑप्टिक्स बुक के अंदर सर न्यूटन ने क्या किया कि ये डेस्करेट की जो थियरी थी, कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट, उन्होंने उस थियरी को अच्छी तरह से एलाबोरेट करके, अच्छी तरह से उसने एक्सप्लेन करके उस बुक में उसने पब्लिश किया। अब क्या हुआ कि वो जो बुक थी ऑप्टिक्स, वो बहुत ही फेमस हो गई, तो उसकी जो थियरी है वो भी फेमस हो गई। अब ये बनाई थी एक्चुअली डेस्करेट ने, लेकिन ये न्यूटन की जो बुक थी ऑप्टिक्स, उसकी वजह से फेमस हुई थी, इसलिए लोग या फिर साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि जब कॉर्पस्कुलर थियरी है वो किसने दी है, तो कि सर आइजैक न्यूटन ने दी हुई है। अब ये थियरी में हमको क्या एक्सप्लेन किया गया था, देखिए हमको ऐसा कहा गया था कि ये जो लाइट है वो बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई होती है। ये आपको दिख रहे हैं अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल, ये जो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं उसका नाम उसने दिया था कॉर्प्यूस्कल्स, यानी कि जो लाइट है वो छोटे छोटे कॉर्प्यूस्कल से बनी हुई होती है। वो कॉर्प्यूस्कल बेसिकली क्या होता है, तो कि भाई रिजिड और मासलेस और हाईली इलास्टिक पार्टिकल होते हैं ये कॉर्प्यूस्कल। तो क्योंकि ये जो लाइट है वो कॉर्प्यूस्कल से बनी थी, इसलिए इसका नाम था कॉर्पस्क्यूलर मॉडल ऑफ लाइट। अब इस थियरी के ऊपर से उन्होंने कुछ लाइट के फिनोमिना प्रूव किए थे। हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था, कुछ फिनोमिना होते हैं जैसे कि रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अब वो दोनों उन्होंने इस थियरी के ऊपर से एक्सप्लेन किया। किस तरह से, देखिए उन्होंने क्या कहा कि सपोज ये एक सरफेस है, उसके ऊपर जब लाइट की रे जो है वो फॉल होती है तो क्या होता है, देखिए लाइट क्योंकि बनी है किससे, तो कि छोटे छोटे कॉर्पस्कल से।
अब हमने अभी क्या बोला कि कॉर्पस्कल जो है वो क्या है, हाईली इलास्टिक पार्टिकल है। अब हमें पता है कि अगर किसी भी पार्टिकल अगर उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, किसी भी सरफेस के साथ टकराने के बाद वो रिबाउंड हो जाएगा, वो वापस चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कॉर्पस्कल जब कोई भी सरफेस के साथ टकराते हैं तब यहाँ टकराने के बाद, क्योंकि वो हाईली इलास्टिक है, इसलिए ये टकराने के बाद वापस जो है वो चले जाते हैं। तो इस तरह से लाइट, क्योंकि उसके अंदर जो कॉर्पस्कल है वो हाईली इलास्टिक है, तो वो टकराने के बाद वापस चली जाती है और इसको हम क्या बोलते हैं, तो कि भाई रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन को उसने एक्सप्लेन किया था। फिर एक फिनोमेना है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, तो कि भाई सपोज ये हमारे पास एक एयर का मीडियम है और यहाँ पर नीचे हमारे पास है वाटर। अब हमें पता है कि कोई भी जो लाइट की रे होगी वो एक मीडियम में से कोई दूसरे डेंसर मीडियम में जब जाएगी तब उसका जो एक्चुअल पाथ अगर ये था तो एक्चुअल पाथ से उसका जो पाथ है वो थोड़ा ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाता है, उसका पाथ थोड़ा चेंज हो जाता है। वो पहले ऐसे जा रही थी लेकिन अब वो यहाँ से थोड़ी ऐसे मुड़ गई और उसका जो नॉर्मल के साथ ये एंगल बना, वो सपोज आई है तो यहाँ पर ये एंगल हो जाता है आर जितना। तो उन्होंने क्या कहा कि ये हमारी लाइट रे है, ठीक है। तो ये जो लाइट रे है वो किससे बनी है, एक तो कॉर्पस्कल से। अब क्या होता है कि जब वो डेंसर मीडियम में जाती है तब यहाँ पर क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे सभी, ये पूरे मीडियम के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। तो जब ये कॉर्पस्कल इसके अंदर जाते हैं तब उस कॉर्पस्कल को ये वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर ये कॉर्पस्कल की हम बात करें तो उसको यहाँ पर सभी डायरेक्शन में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो अल्टीमेटली उसको नीचे की ओर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इसलिए लाइट पहले ऐसे जा रही थी, अब क्योंकि उसको नीचे की ओर फोर्स लगा इसलिए थोड़ी वो इस तरफ बेंड हो जाएगी। इसलिए इसके ऊपर से जो लाइट रे पहले ऐसे जा रही थी उसने उसका जो पाथ है वो थोड़ा चेंज कर लिया। तो इस तरह से कॉर्पस्कुलर थियरी के ऊपर से उन्होंने रिफ्रैक्शन को प्रूव कर दिया था। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों को तो उन्होंने प्रूव कर दिया, लेकिन कई और भी फिनोमिना लाइट के ऊपर से हमको देखने को मिले जिसको हम स्टडी करने वाले हैं इसी चैप्टर में। आगे हम स्टडी करेंगे, आप सिर्फ अभी नाम सुन लीजिए, ठीक है। जैसे कि इंटरफियरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये सभी फिनोमिना ऐसे थे जो कि इस थियरी के ऊपर से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। एक दूसरा एक ये कि इसके ऊपर से उन्होंने स्नेल का जो लॉ है वो भी एक्सप्लेन कर दिया था। स्नेल का लॉ हमें पता है कि सपोज ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो साइन आई, ये एंगल I है और ये एंगल R है, तो साइन I इंटू n1 यानी कि n1 साइन I ये होता है n2 साइन R के बराबर। ये है स्नेल्स लॉ, ये तो आपको पता ही होगा, हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया हुआ है। तो इसके ऊपर से उसने स्नेल्स लॉ भी प्रूव कर दिया। अब कॉर्पस्कुलर मॉडल के ऊपर से उन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना तो प्रूव कर दिए, लेकिन अभी हमने जो बताया जैसे कि इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब फिनोमिना हम इसके ऊपर से नहीं एक्सप्लेन कर पाते थे, तो ये उसका ड्रॉबैक था। लेकिन इस थियरी का मेन जो ड्रॉबैक था, एक बहुत बड़ी गलती उसने कर दी थी, वो ये थी कि उन्होंने क्या बताया था कि जब कोई लाइट की जो रे है वो रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जब जाती है तब उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। हमें पता है कि कोई भी जो लाइट की रे है वो जब डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बेसिकली डिक्रीज होती है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि डेंसर मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो उन्होंने ऐसा क्यों बताया था, क्योंकि लाइट किससे बनी है, कॉर्पस्कल से। जब वो किसी डेंसर मीडियम में जाता है तो उसके पार्टिकल उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, कॉर्पस्कल को अगर ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे यानी कि ज़्यादा फोर्स से अपनी ओर खींचेंगे, इसलिए उसकी स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, ऐसा उसने सोचा था। इसलिए डेंसर मीडियम में उन्होंने क्या बताया कि जो लाइट की स्पीड है वो इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता था, डिक्रीज होती है। इसलिए ये जो थियरी है उसको हम इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। दूसरी बात ये कि अगर जो लाइट है वो ऐसे पार्टिकल से बनी हुई होती तो फिर लैंप में से जब लाइट निकलती है तो लैंप में से ऐसे पार्टिकल निकलने चाहिए, तो थोड़े टाइम के बाद लैंप का जो फिलामेंट है वो गायब हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें से अगर पार्टिकल निकलेंगे
तो उसका जो फिलामेंट है वो गायब हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात ये कि लाइट अगर पार्टिकल से बनी हुई होती तो हमारे बॉडी के ऊपर उस पार्टिकल को हमको फील होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो हमारे ऊपर जब वो टकराएंगे तो हमको फील होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो हमारा जिंदा रहना ही पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो सन है वहाँ से कंटिन्यूसली लाइट हमारे ऊपर पड़ती है, तो वो हमें एक पार्टिकल अगर हमारे ऊपर आते रहते तो फिर हम जिंदा ही नहीं बच सकते। इसलिए लाइट पार्टिकल से बनी हुई है ऐसा एक्सेप्ट हम आसानी से तो नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर मान लिया मैं, क्योंकि ये थियरी किसने दी थी भाई, सर आइजैक न्यूटन ने, और उसका तो नाम ही इतना बड़ा था, तो हमने थोड़ा थोड़ा माना कि भाई शायद होगा ऐसा कि भाई लाइट जो है वो पार्टिकल से बनी होगी। फिर क्या हुआ, ये उसने बात की थी 72 के अंदर। उसके थोड़े साल के बाद 1678 में एक साइंटिस्ट आए क्रिश्चियन हाइगन्स नाम के। हाइगन्स एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है और इसकी थियरी हम इस चैप्टर में भी स्टडी करने वाले हैं। अब हाइगन्स ने एक थियरी दी, वेव थियरी ऑफ लाइट। उन्होंने क्या बताया कि भाई लाइट ऐसे पार्टिकल से कुछ नहीं बनी है, लाइट एक्चुअली में एक वेव के फॉर्म में होती है, वे ऐसे लाइट एक वेव से बनी हुई होती है, ऐसा उसने एक अपनी वेव थियरी के अंदर बताया। और दूसरी एक मजेदार बात उन्होंने ये की कि ये थियरी में हमको क्या बताया गया था कि लाइट की जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम में इंक्रीज होती है, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि लाइट की स्पीड है वो डेंसर मीडियम में डिक्रीज होनी चाहिए। तो ये दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, लेकिन फिर वही बात, न्यूटन दादा नाम उसका बड़ा था, तो लोगों ने फिर उसकी बात मानी, इसकी बात को लोगों ने बहुत ध्यान में नहीं लिया। तो ये आए साइंटिस्ट और उसने थियरी दी, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया, वो उसको भूल गए। फिर ये 1678 फिर 1850 यानी कि करीब करीब 200 साल के बाद एक साइंटिस्ट आए फोकल्ट नाम के। उन्होंने प्रैक्टिकली ये प्रूव किया कि लाइट की जो स्पीड है वो वाटर में कम होती है एयर के कंपैरिजन में, मतलब कि डेंसर मीडियम के अंदर लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, ना कि इंक्रीज हो जाती है। तो फिर लोगों को ये भाई याद आए, हाइगन्स भाई, कि हाँ भाई कई थोड़े साल पहले एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बताया था कि लाइट की जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम में कम होती है, ना कि डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है। तो फिर लोगों ने माना कि हाँ शायद जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में होनी चाहिए। पहले देखिए ये न्यूटन ने बताया था 72 में, और करीब उसी समय में 78 में बताया था हाइगन्स ने, लेकिन लोगों ने माना किसका, न्यूटन का, कि भाई स्पीड है वो इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि इसका नाम उतना बड़ा शायद नहीं होगा। फिर जाके 1850 में जब फोकल्ट ने साबित कर दिया कि लाइट की जो स्पीड है वो वाटर में कम होती है, तब लोगों ने माना कि हाँ भाई ये सच, ये साइंटिस्ट सच हो सकते हैं, जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से पहली बार हाइगन्स ने ऐसा बताया कि जो लाइट है वो कैसी होती है, तो कि भाई वेव के फॉर्म में होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम एक और ये था, देखिए कि अभी तक जो हमने सारे फिनोमिना सीखे थे, आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो सब सीखा हुआ है, जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था वहाँ पर आपने सारे जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं लेंस और मिरर के बारे में, वहाँ पर हमने क्या माना था कि जो लाइट है वो एक ऐसे रे जैसी होती है, और यहाँ पर हमने ये बोला कि ये जो लाइट है वो ऐसे वेव जैसे होती है। तो हम सच क्या माने, तो देखिए इसके ऊपर जवाब दिया किसने, यंग नाम के साइंटिस्ट ने। देखिए 1801 में थॉमस यंग ने एक उसका बहुत ही फेमस यंग्स डबल स्लिट नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया, और उसके ऊपर से उन्होंने इंटरफेरेंस को समझाया था, वो हम देखेंगे बाद में। लेकिन यंग नाम के साइंटिस्ट ने आकर एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने भी ये कहा कि जो लाइट है वो किससे बनी है, तो कि वेव से बनी है। लेकिन उन्होंने एक अलग काम ये किया कि उन्होंने उसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर से लाइट की जो वेवलेंथ है उसको फाइंड आउट कर लिया। वेवलेंथ आपको पता होगा कि ऐसी अगर वेव है तो ये जो ऊपर के 2 पॉइंट है या तो फिर नीचे के 2 पॉइंट है, उसके बीच का ये जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। अब उन्होंने ये जो वेवलेंथ है लाइट की वो फाइंड आउट कर ली, और उन्होंने ये देखा कि लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत ही छोटी होती है। कितनी, तो कि भाई येलो लाइट के लिए उन्होंने फाइंड की तो उसको पता चला कि उसकी जो वेवलेंथ है वो करीब करीब 0.6 माइक्रोमीटर जितनी कम है, माइक्रो यानी कि 10⁻⁻⁶ जितनी। तो इतनी कम वेवलेंथ हमको मिली लाइट की। बाकी सारी जो अलग अलग कलर होगा उसकी वेवलेंथ भी करीब करीब इसके पास ही होगी। इन शॉर्ट की सभी की जो वेवलेंथ है वो किस में हमको मिल रही थी, माइक्रोमीटर में।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारी जो हमारे लाइट है उसकी वेवलेंथ कैसी है, बहुत ही कम है। तो वेवलेंथ अगर कम होगी, यानी कि ये जो डिस्टेंस अगर कम होगा, तो ऐसे छोटे छोटे हमको छोटी छोटी वेवलेंथ वाले ऐसे वेव मिलेंगे। तो क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम है, तो उसको आप अगर ऐसे ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन जैसा ही फील होगा। क्योंकि देखिए बहुत छोटी वेवलेंथ वाला अगर आप ऐसे वेव ड्रॉ करोगे तो आपको अल्टीमेटली एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही दिखेगा। अब इसके कंपैरिजन में जो हमारे सारे लेंस या तो फिर हमारे जो मिरर है वो सब बहुत ही बड़े हैं, इसलिए हमने ऐसा सपोज कर लिया कि ये जो फिनोमिना हम सीखते हैं लेंस या फिर मिरर से, उसमें हम लाइट का ये जो रे वाला जो नेचर है वही देखते हैं। क्योंकि उसका जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम है, इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही बिहेव करते हैं। तो ऐसा ऑप्टिक्स यानी कि ऐसा फिजिक्स कि जिसमें हम जो वेवलेंथ है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम ऐसा मान लेंगे कि जो वेवलेंथ है वो टेंड्स टू जीरो है, यानी कि वेवलेंथ करीब करीब जीरो के पास है, तो उसको हम बोलेंगे जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। यानी कि ऐसा ऑप्टिक्स, उसके अंदर हमने ऐसा मान लिया है कि लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम है, इसलिए हम उसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही कंसीडर करेंगे। और ये जो हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट है वो इससे कंपेरिजन में बहुत ही बड़े हैं, इसलिए इसका जो वेव नेचर है वो बहुत ही इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम उसको स्ट्रेट लाइन की तरह ही मानेंगे। तो ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो गया कि ये लाइट वेव नेचर की है, लेकिन मोटे मोटे यूज में हम उसको एज ए स्ट्रेट लाइन मान सकते थे। तो इस तरह से हमने मान लिया, ये दो साइंटिस्टों ने बताया इसका सारे एक्सपेरिमेंट करके, इसलिए हमने मान लिया कि जो लाइट है वो कैसी है, वेव के फॉर्म में होती है। उसके बाद कई सालों तक एक्सपेरिमेंट हुए, उसमें हमने इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन वो सब स्टडी किया और हमको फाइनली पता लग गया कि जो लाइट है वो कैसी होती है, वेव के फॉर्म में होती है। अब देखिए ये तो हमने मान लिया कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। क्या थी? देखिए कि इसकी जो डिस्कवरी जब हो रही थी तब हमें साउंड वेव के बारे में पता था कि साउंड का जो वेव है वो उसको पास होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। देखिए वेव बेसिकली टू टाइप के होते हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडिनल। और जो साउंड वेव है वो कैसे है भाई, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और उसको पास होने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पर ऐसा मान लिया था कि जो लाइट का जो वेव है वो भी साउंड की तरह लॉन्जिट्यूडिनल वेव है और उसको भी पास होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने ऐसा सोचा कि भाई सन से जो लाइट आती है हमारे अर्थ के ऊपर, तो उसके बीच में तो वैक्यूम आता है, यानी कि वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होगा, तो वहाँ से लाइट है वो कैसे पास होती होगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या बताया था, जो हमारे हाइगन्स थे उसने कहा कि हमारे अर्थ के आसपास पूरे स्पेस में एक ऐसा मटेरियल भरा हुआ है, उसको उसने नाम दिया ईथर। वो मटेरियल बहुत ही डाइल्यूट मटेरियल है और हाईली इलास्टिक मटेरियल है। डाइल्यूट का मीनिंग आप समझते हो, सपोज कि एक HCl है, उसमें आप बहुत ज़्यादा पानी डाल दोगे तो ये बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि उसका जो लेवल यानी कि उसका जो पावर होगा, उसकी क्वांटिटी होगी बहुत ही कम होगी। तो ये ईथर जो हमारे अर्थ के आसपास है वो भी एक बहुत ही डाइल्यूट और एक इलास्टिक मटेरियल है, जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा जो मीडियम है वो होना चाहिए जिसकी मदद से जो लाइट की रे है वो या कि लाइट है वो फ्लो होती है, क्योंकि उसको मीडियम मिल गया। तो ये हम मतलब इस तरह से तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कोई भी मीडियम होता होगा, क्योंकि उसका हमें प्रूफ चाहिए। तो ये एक अभी तक कन्फ्यूजन था कि जो लाइट की जो रे है वो सन से हमारे अर्थ के ऊपर कैसे आती है, क्योंकि बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। तो ये हमारा जो कन्फ्यूजन है वो दूर किया एक मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या बताया, देखिए कि साउंड के जो वेव है वो और लाइट का जो वेव है वो दोनों अलग अलग है। आप ऐसा मत सोचिए कि वो दोनों एक है। एक्चुअली में मैक्सवेल ने अपने कुछ लॉ बनाए थे, उसने 4 इक्वेशन दिए थे, उसको बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। और उसके ऊपर से उन्होंने एक अलग टाइप के वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की उसने डिस्कवरी की थी और उसने एक वेव इक्वेशन बनाया था। क्या बनाया था? वेव इक्वेशन। अब वेव इक्वेशन के ऊपर से उसने फाइंड की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड। तो उन्होंने जो स्पीड फाइंड की थी वो थी करीब करीब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के आसपास, और उसको हमने कंपेयर किया लाइट की स्पीड के साथ। प्रैक्टिकली जो हमने लाइट की स्पीड निकाली थी वो भी हमको इतनी मिल रही थी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो लाइट है वो भी कैसी होनी चाहिए, तो कि भाई लाइट जो है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए। तो इस तरह से मैक्सवेल ने बताया कि जो लाइट है वो साउंड वेव की तरह
लॉन्जिट्यूडिनल वेव नहीं है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस तरह से हमारा कंफ्यूजन दूर हुआ था। देखिए अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो फ्लो कैसे होती है, तो हमको पता है कि जब हम कोई भी वायर में से करंट फ्लो करते हैं तो करंट को अगर हम वेरी करेंगे तो करंट अगर वेरी होगा तो उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये हमको पता होगा। और अगर हम मैग्नेट को घुमाएंगे तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि करंट प्रोड्यूस करता है। तो हमें पता है कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करेंगे तो उसके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करेंगे तो उसके ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से ये जो वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर देखिए ये जो आपको ब्लू वेव दिख रहा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेरी होगा तो उसके ऊपर से क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यानी कि ये जो ब्लैक है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेरी होगा तो उसके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उसके ऊपर से फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से वेरी होगा तो उसके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते करते पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो फिर से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते करते आगे आगे फ्लो होते जाते हैं। तो इस तरह से उसको फ्लो होने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम था कि भाई स्पेस में जो हमारी लाइट है वो कैसे फ्लो होती है, वो मैक्सवेल सर ने रिमूव कर दिया कि जो लाइट है वो कैसी है, तो कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसको फ्लो होने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये पूरी थियरी बनी कि जो लाइट है वो कॉर्पस्कल, यानी कि इस तरह से कोई भी पार्टिकल से नहीं हुए बनी हुई है, लेकिन लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में होती है। और वो जो वेव है वो कैसे होते हैं, तो कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। ये आपको समझ में आया तो कि भाई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप चेंज करोगे तो उसके ऊपर से हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करेंगे यानी कि वेरी करेंगे तो उसके ऊपर से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और दोनों एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आगे फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ती है। और लाइट जो है वो कैसी है, तो कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इस तरह से सबसे पहले आए थे डेस्करेट, उन्होंने दी कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट, और उन्होंने बताया कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। उसके ऊपर से उसने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को प्रूव किया, लेकिन दूसरे फिनोमेना को प्रूव नहीं कर पाए। उसके बाद आए हाइगन्स नाम के प्रिंसिपल, हाइगन्स नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया वेव थियरी ऑफ लाइट। उन्होंने बताया कि जो लाइट है वो वेव से बनी हुई है, और उन्होंने ये भी बताया कि लाइट की जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम में डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद फोकल्ट नाम के साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकली प्रूव किया है जो लाइट की स्पीड है वो डेंसर मीडियम में डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद फिर यंग नाम के साइंटिस्ट ने भी बताया कि जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में होती है और उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है। और फिर फाइनली मैक्सवेल हमको बताया कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है और उसको फ्लो होने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से देखिए ये हुआ था 1637 में, और उसके 200-300 साल के बाद फाइनली हमको ये मिला कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इस तरह से ये थियरी की स्टार्टिंग हुई थी। अब इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं पहले तो ये जो हमारे सर हाइगन्स नाम के जो साइंटिस्ट थे उसके कुछ लॉस हम सीखने वाले हैं। इसके ऊपर से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे इंटरफियरेंस के फिनोमिना को, उसके बाद हम सीखेंगे डिफ्रैक्शन के फिनोमिना को, और उसके बाद हम सीखेंगे लास्ट में पोलराइजेशन को। तो ये हमारा कुछ था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखने वाले हैं हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।